हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ओनली स्टडी विद में। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दो टॉपिक हैं हमारे में यानी कि संविधान से उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला तो है प्राक्कलन समिति और दूसरा है लोक लेखा समिति। हालांकि कई समितियां हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति हालांकि हम आपके सामने लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पहले भी लिख सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कहा जाता है कि जो सामने लिखो तो उससे समझ में अच्छा आता है, तो आप समझेंगे और हम आपके सामने ही लिखेंगे। तो सबसे पहले प्राक्कलन समिति, जो प्राक्कलन समिति है वो हमारी सबसे बड़ी संसदीय समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो है वो हमारी सबसे बड़ी। इसके बाद आती है लोक लेखा समिति, ठीक है। तो एक पहला पॉइंट तो हमें यही याद रखना है, कहीं पूछ लिया जाता है कि हमारी समितियों में सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है जो है वो हमारी प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य, जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसको प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्राक्कलन समिति का सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 1 वर्ष का। तो एक बहुत ही छोटा कार्यकाल समझ सकते हैं हम इसे, क्योंकि 1 ही वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। और जो 30 अप्रैल से प्रारंभ होकर हमारा अगली मई तक चलता है ये कार्यकाल, ठीक है। 30 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है, अगली 30 मई तक इसका कार्यकाल चलता है। उसके बाद एक और पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके सदस्यों का चुनाव तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके पूछा जाता है कि इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है, यानी कि इसके सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। कई बार मनोनीत और निर्वाचन में पूछ लिया जाता है, तो हम लोग कई बार निर्वाचन करते हैं, तो इसके सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इसके सदस्यों का चुनाव जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर कई बार क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसके सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है। नहीं हम निर्वाचन कर दें तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, अगर वो इन सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो वही इसका अध्यक्ष हो जाता है, किसका? प्राक्कलन समिति का, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इसका कार्यकाल तो हमने देख लिया। इसके बाद इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसके कार्य कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही है कि खर्च में कैसे कमी लाई जाए, खर्च में कैसे कमी लाई जाए, और संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, उसके बाद प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं, ये कार्यकाल हो जाता है। उसके बाद बस यही इसके जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो यही होते हैं कि यह समिति खर्च में कैसे कमी लाई जाए उसका जो है वो आकलन करती है, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में किस प्रकार से सुधार लाए जाएं, बस इसी के बारे में जो है ये समिति बताती है। प्राक्कलन समिति जो है वो प्रतिवेदन पर बहस नहीं कर सकती है,
यानी कि प्राक्कलन समिति जो है वो प्रतिवेदन पर बहस नहीं कर सकती है, परंतु ये समिति जो है वो अपना कार्य जो है वो वर्ष भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राक्कलन समिति हमारा क्लियर हो गया। देखो, हमें आपको समझाना और सिर्फ लिखना ही वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये समितियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया होगा तो मोस्टली पाया होगा कि ज़रूर इन समितियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्राक्कलन समिति जो है वो हमारी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्य सदस्यों को प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संख्या मत पद्धति के आधार पर इनके सदस्यों का चुनाव और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इस सदस्यों में चुना जाता है तो वही इसका अध्यक्ष हो जाता है। मई से अप्रैल तक इसका कार्यकाल चलता है। और इसके बाद जो सदन में इस प्रकार ये प्राक्कलन समिति हमारा फिनिश हो जाता है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो हमने आपको इसमें बता दिए हैं। और दूसरी आती है हमारी लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति भी इम्पोर्टेंट है हमारी। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी हमारी लोक लेखा समिति को जाना जाता है। कई बार भी पूछ लिया जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन सी समिति होती है, तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं सरकारी उपक्रमों की समिति, है ना, कार्य मंत्रणा समिति, नियमित समिति, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लगा सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो प्राक्कलन समिति जो है वो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है लोक लेखा समिति। ठीक है, उसके बाद इस लोक लेखा समिति को जो है वो लघु लोकसभा भी कहते हैं, लघु लोकसभा भी कहते हैं। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा है कि लघु लोकसभा निम्न में से किस समिति को कहा जाता है। तो अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है, पता है कि लघु लोकसभा हमारी प्राक्कलन लोक लेखा समिति को कहा जाता है, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति जो होती है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7। 15 सदस्य इसमें लोकसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा। ठीक है, जबकि हमने अभी पढ़ा था जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें सिर्फ 30 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। जबकि लोक लेखा समिति है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका भी प्रोसेस वही है, सिर्फ इसमें सदस्यों का थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें 22 सदस्य होते हैं, उसमें 30 सदस्य होते हैं। उसमें लोग राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें दोनों के सदस्य होते हैं। इसका भी चुनाव वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसका चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। और इसके सदस्यों का मनोनीत, फिर आपको ये बात याद दिला रहे हैं, मनोनीत होता है ना कि निर्वाचन। इसके सदस्यों का भी निर्वाचन जो है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अभी आपको वर्तमान में पता हो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कि इसके सदस्य और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और इसमें इसका भी कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का ही होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति का कार्यकाल भी हमारा 1 वर्ष का भी होता है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं इसके कार्य। वो जो हमारी वो समिति थी प्राक्कलन समिति, उससे जो लोक लेखा समिति है उसके कार्य थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है हमारा, जिसे हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है हमारा कैग कहते हैं, जिसे उसके हमें पता ही होगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो हमारा लेखा संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। तो यह समिति जो होती है वो कैग के भी प्रतिवेदनों की जांच करती है। अभी हमें पता होगा कि हमारे वर्तमान में जो कैग हैं हमारे भारत के, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हमारे सीएजी हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे सीएजी हैं अभी वर्तमान में, जो अभी बनाए गए हैं। इससे पहले ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। उपराज्यपाल के पद से उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे इससे पहले। अब तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे, उसके पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है,
और इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले हमारे जो कैग थे वो राजीव महर्षि थे, जिनका अभी रिटायर्ड हो गए हैं जो, और अभी वर्तमान में जो है वो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं। ठीक है, तो जो हमारी लोक लेखा समिति होती है वो भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के कार्यों की जांच करती है। और समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों, राष्ट्रपति के वित्तीय हालांकि इसके कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम थोड़ी जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो हम आपके बता दे रहे हैं। राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में जो अपव्यय है, भ्रष्टाचार है, अनुकूलता में कैसे कमी लाई जाए उसके बारे में ये जांच करती है। उसके बाद ज़्यादा इसकी वो नहीं है इम्पोर्टेंट, बट जो इम्पोर्टेंट था वो ही हमने आपको बता दिया। हालांकि ये बहुत ही विस्तृत में भी बता सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए हमने आपको ये दो समितियां बता दी हैं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। बहुत बहुत आभार आपका देखने के लिए, धन्यवाद।